हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। ये क्लास 10 तक का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, है ना। अब हम बात करें हमारी मॉडर्न लाइफ की, तो हमारी मॉडर्न लाइफ में हम जितने भी डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसे मोबाइल की बात करें तो मोबाइल को भी जब तक आप चार्जिंग नहीं करेंगे तब तक उसका यूज आप नहीं कर पाएंगे, है ना। जो डिजिटल बोर्ड में यूज कर रहा हूं ये भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चल रहा है। आपके घरों में एलईडी बल्ब होते हैं, फैन होता है, एसी होगा, कूलर होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, गीजर होगा, हीटर होगा। ये सभी जो आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही ऑपरेट करते हैं। तो आपकी मॉडर्न लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का एक मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट टू अस, पीपल यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग, है ना। अब आप लाइटनिंग के लिए यूज करते हैं ना, जो बल्ब का यूज आप कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चल रहा है। हीटिंग की हम बात करें तो जो गीजर होगा, आयरन होगा, हीटर होगा, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होते हैं। कूलिंग की हम बात करें तो एसी और रेफ्रिजरेटर का यूज आप करते हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही चलते हैं। एंड फॉर ऑपरेटिंग अप्लायंसेस, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, कंप्यूटर्स होगा, लैपटॉप्स होंगे, ये भी आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही ऑपरेट करते हैं। मशीनरी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो आजकल आपने देखा होगा जितनी भी कार होता है वो कार होती है, वे क्या होती है, इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक बसेस का नाम आपने सुना होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का आपकी लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सम टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर्स क्या होंगे, तो इंसुलेटर उन सब्सटेंस को बोलेंगे जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते, जैसे कि वुड होता है, प्लास्टिक होता है ना। वुड होगा या प्लास्टिक होगा या पेपर होगा या कपड़ा होगा, इनसे आप इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते। तो जिन सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। इंसुलेटर सब्सटेंस विच पोसेस हाई रेजिस्टेंस, इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, मतलब आप इनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएंगे। टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल रबर, वुड एक्सेट्रा, है ना। तो रबर होगा, वुड होगा, ग्लास होगा, है ना, इन सभी से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका रेजिस्टेंस हाई होगा। अभी हम ये भी जानेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं कंडक्टर की। सब्सटेंस विच पोसेस लो रेजिस्टेंस, इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो रेजिस्टेंस होगा टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम होगी और डिफरेंट टाइप्स की मेटल्स होगी, है ना, जिंक होता है, आयरन होता है। इन सभी से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं क्योंकि इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी लो होता है। और जिनका रेजिस्टेंस लो होगा उनसे इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाएगी। नेक्स्ट बात हम करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर क्या होंगे, वे सब्सटेंस होंगे जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर भी सकते और नहीं भी कर सकते। मतलब ये क्या होंगे, सब्सटेंस विच पोसेस मॉडरेट रेजिस्टेंस, इनका रेजिस्टेंस ना तो ज्यादा हाई होगा ना तो ज्यादा लो होगा, इनका रेजिस्टेंस मॉडरेट होगा टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कर भी सकते और नहीं भी कर सकते, है ना। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे और टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, है ना। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, है ना। तो जब भी आप किसी कंडक्टर से क्या करेंगे, कोई भी कंडक्टर होगा, कोई भी मेटल होगा, जब आप उससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करेंगे, है ना, तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर करंट फ्लो हो रहा है ना। इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, तो जब चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी मेटल से, है ना, थ्रू अ कंडक्टर, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि करंट जो होगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज इन पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में आप जितना भी चार्ज फ्लो करेंगे उसी को हम बोलेंगे क्या, करंट, है ना। करंट को आप आई के थ्रू डिनोट करेंगे तो आई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, यहां पर चार्ज को डिनोट करेंगे आप क्यू के थ्रू और टाइम को डिनोट करेंगे आप टी के थ्रू। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। एक पर्टिकुलर टाइम में जितना भी चार्ज फ्लो होगा आप उसी को बोलेंगे क्या, करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, है ना। तो किसी भी सब्सटेंस से क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना।
तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डिनोटेड आई। आई इज इक्वल टू होगा क्यू बाई टी। ये फर्स्ट फार्मूला होगा हमारा इस चैप्टर का, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, अब कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is taken as opposite to direction of the flow of electron which are negative charges। मतलब क्या होगा, किसी भी सर्किट से, है ना, अब सर्किट क्या होगा वो भी हम जानेंगे, पर जब भी किसी सर्किट से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा, तो जब इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। सपोज करो कि ये हमारे पास एक सर्किट है ना, ये हमारे पास एक सर्किट है। सर्किट क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। सपोज करो यहां से जा रहा है करंट, करंट की डायरेक्शन किधर है, इस साइड है, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड होगी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, मतलब करंट और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, हमने यहां पर बोला है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहेंगे उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। विच आर नेगेटिव चार्जेस, है ना, इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होगा, एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। यहां पर ये इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, ये पूरा कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ है ना, यहां पर इसे हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। ये की होगा और ये जो साइन होगा वो सेल का होगा। अभी हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो सम जो सिंबल्स रहेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो की जो रहेगा ये क्या है, क्लोज्ड की है। कैसा है, की क्लोज्ड है। जब क्लोज्ड की होगी तब सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ठीक है, इफ चार्ज इज इक्वल टू क्यू, टाइम इज इक्वल टू टी, करंट इज इक्वल टू आई, देन आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना। तो ये जो फॉर्मूला होगा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, वेयर क्यू इज इक्वल टू चार्ज, टी इज इक्वल टू टाइम, आई इज इक्वल टू करंट। ठीक है, तो आप एक क्लोज्ड पाथ को क्या बोलेंगे, है ना, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड सर्किट। क्या बोलेंगे आप उसे, सर्किट बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर चार्ज की। A fundamental property of a substance due to which it can feel force of attraction or repulsion when it comes in contact with another charges, है ना। तो चार्ज क्या होगा, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी किसी भी सब्सटेंस की जिसकी वजह से वो क्या होगा, या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल करेगा, है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। ठीक है, अभी हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, यहां पर क्या हो सकता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और Q इज इक्वल टू क्या है, एन। तो आप यहां पर लिख सकते हैं एन ई डिवाइडेड बाई टी। एन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, और T इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर T इज इक्वल टू होगा टाइम। तो यहाँ पर T से जो मतलब है हमारा वो है टाइम से, है ना, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है ना। इसका यूनिट होगा सेकेंड और चार्ज का यूनिट होगा कूलाम। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, है ना, चार्ज का यूनिट होगा कूलाम। ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्ज हैव बीन डिस्कवर्ड, पॉजिटिव चार्ज, अ प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, है ना, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज। एंड इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा, और प्रोटॉन पर जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। और न्यूट्रॉन हैज नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो इतनी बातें हमें क्लियर होना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, द प्रोटॉन कैरीज अ चार्ज प्लस ई, है ना। आप प्रोटॉन को प्लस ई के थ्रू डिनोट करते हैं और इस पर कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज।
तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। द इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, है ना, इसे आप माइनस ई के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम चार्ज होगा बट अपोजिट मैग्नीट्यूड में होगा, है ना। यहां पर क्या है, यहां पर जो है प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम है, और इलेक्ट्रॉन पर वही चार्ज जो रहेगा वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। अब हम जान लेते हैं सिंबल्स फॉर सम कॉमन यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इन सर्किट डायग्राम। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा, हम बात करें यहां पर सेल की, तो सेल को आप इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल होगा और ये माइनस टर्मिनल होगा। बैटरी की हम बात करें ना, जब आप डिफरेंट टाइप्स के सेल्स को अटैच कर देंगे तो आपके पास एक बैटरी बन जाएगी, है ना। थर्ड जो रहेगा हमारे पास, ये क्या है, स्विच जब कैसा रहेगा, ओपन रहेगा, मतलब जब स्विच, मतलब जब हम बोल सकते हैं कि सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, तब की कंडीशन होगी। जबकि क्लोज्ड होगी, मतलब सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है, तब यहां पर आपको की के बीच में क्या लिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा, और ये जो पॉइंट डिनोट कर रहा है किसको, यहां से सर्किट आपका क्लोज्ड है, और सर्किट जब क्लोज्ड होगा वहां से करंट फ्लो होगा, ठीक है। ज्वाइंट वायर, जब वायर को ज्वाइंट करेंगे तो इस तरीके से साइन का यूज आपको करना है, वायर विथआउट या वायर विथ नो ज्वाइंट, है ना। तो यहां पर क्या होगा, कोई ज्वाइंट नहीं होगा, तब इस तरीके का सिंबल आपको यूज करना है। बल्ब के लिए आपको ये सिंबल यूज करना है, एमीटर के लिए ए का यूज करेंगे, और वोल्ट मीटर के लिए आप वी का यूज करेंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम होगी, है ना, जो हम देख चुके हैं। 1 कूलाम इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, ये होगा। और कूलाम जो रहेगी वो चार्ज की यूनिट होगी। एमीटर की हम बात करते हैं तो एमीटर क्या होगा, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एन एमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे डिवाइस को जो कि इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, इसे हम बोलेंगे एमीटर। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज, है ना। जब भी आप एमीटर को किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट करेंगे तो आपको कैसा कनेक्ट करना है, एक सीरीज में कनेक्ट करना है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है ये भी हम जानेंगे। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि एमीटर को आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे, द करंट इज टू बी मेजर्ड, है ना। इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, करंट को मेजर करेंगे। चलो यहां पर आपको दिख रहा है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। तो ये जो सर्किट दिख रहा है इसमें ये हमारे पास एक बैटरी है, सामने आपको दिख रहा होगा, है ना। आई यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, ये बल्ब का साइन है ना। अभी आप यहाँ पर देख ही चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये बल्ब का साइन है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, तो इन साइन के थ्रू हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये की कैसा है, ये की क्लोज है, और जब की क्लोज होगी तो सर्किट से करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। यहां पर से करंट फ्लो हो रहा होगा। Let the electric current flow in the circuit from positive terminal to the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and ammeter, है ना। तो यहां पर क्या होगा, जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट का फ्लो होगा। और आपको पता है कि जब करंट का फ्लो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी ऑलवेज, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करें, यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू, है ना। ये चार्ज है और ये चार्ज के अराउंड क्या है, इसका एक रीजन है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपने किसी चार्ज को कहां पर प्लेस किया, इन्फानाइट पर प्लेस किया, ये चार्ज आपके पास इन्फानाइट पर है। अब इस चार्ज को आप क्या करेंगे, इस चार्ज को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्क डन करना पड़ेगा। उसी वर्क डन को आप क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। तो पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर
इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो चार्ज है, ये चार्ज जहां पर इन्फाइनाइट पर प्लेस किया है, इस चार्ज को आप वहां पर ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हो। तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ला रहे हो, है ना, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर ला रहे हो, इन्फाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ला रहे हो, एक सर्टेन पॉइंट पर ला रहे हो, तो आपको जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसी वर्क डन को बोला जाता है क्या, पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पर आपको वर्क डन करना पड़ेगा। जब आप इस चार्ज को यहां पर प्लेस करेंगे तो ये वाला जो प्लस चार्ज रहेगा, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस प्लस को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और प्लस प्लस को रिपेल कर रहा है, तो आपको इस पॉइंट पर बने रहने के लिए क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। उसी वर्क डन को बोला जाता है क्या, पोटेंशियल बोला जाता है। यदि ये चार्ज नेगेटिव होता है ना, ये चार्ज जब नेगेटिव होगा तो आप इस पॉइंट पर इसे रखेंगे तो क्या होगा, ये चार्ज प्लस है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो आपको इसके अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर रहने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, उसे भी हम पोटेंशियल ही बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, जब आप किसी चार्ज को इन्फाइनाइट से किसी सर्टेन पॉइंट पर लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, उसी वर्क डन को आप बोलेंगे पोटेंशियल। और पोटेंशियल को आप किसके थ्रू डिनोट करेंगे, तो पोटेंशियल को डिनोट करेंगे वी के थ्रू। ठीक है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, है ना। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, है ना। और पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी, है ना, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट। तो आप यहां पर लिख सकते हो वोल्ट इज इक्वल टू, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और क्यू बोले तो चार्ज, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ठीक है, आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। कितना रहेगा इसका यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होगा वोल्ट। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और वोल्ट जो रहेगा वो क्या होगा, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है वोल्ट मीटर क्या होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। मतलब आप पोटेंशियल डिफरेंस को जिस डिवाइस के थ्रू मेजर करेंगे उसे हम बोलेंगे क्या, वोल्ट मीटर। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल, है ना। तो याद रखें आपकी वोल्ट मीटर को ऑलवेज आपको सर्किट में जब भी कनेक्ट करेंगे पैरेलली कनेक्ट करना है, across the points between which the potential difference is to be measured, है ना। तो आपको क्या करना है, वोल्ट मीटर जो रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, और आपको इसको जब भी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलली कनेक्ट करना है। दूसरी बात हम कर लेते हैं एमीटर की। तो एमीटर क्या होगा, एक डिवाइस होगा जो जब हम यूज करेंगे तब क्या करेंगे, वहां पर करंट को आप मेजर करेंगे एमीटर की हेल्प से। तो एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। तो आपको एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना है और वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करना है। एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस टू ensure that it does not significantly affected the current flow, है ना। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी लो होगा। ठीक है, और इसे आप ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये होता है एमीटर और वोल्ट मीटर का डिफरेंस देख लेते हैं। वोल्ट मीटर एंड एमीटर, वोल्ट मीटर क्या होगा, इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, किसी भी सर्किट में 2 पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करेगा, मेजर करेगा। और एमीटर इट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या करेगा, एमीटर एक डिवाइस होगा जो कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, है ना। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, और इसका जो रहेगा एमीटर का रेजिस्टेंस वेरी लो होगा। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। तो आप वोल्ट मीटर को ऑलवेज पैरेलली कनेक्ट करेंगे और इसको आप किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस होगा। अब बात हम कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। क्या होगा रेजिस्टेंस, द हिंड्रेंस, है ना, द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, है ना। तो जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगा किसी भी सर्किट के अंदर, हिंड्रेंस मतलब होगा अपोजिशन, है ना।
जब भी आप करंट को फ्लो करेंगे तो कोई सर्किट के अंदर क्या होगा, करंट का अपोज होगा, हिंड्रेंस होगा, है ना, या ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। और रेजिस्टेंस को आप किसके थ्रू डिनोट करेंगे, आर के थ्रू डिनोट करेंगे, है ना। आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई, ठीक है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, है ना। आर का यूनिट क्या होता है, आर का यूनिट होगा क्या, ओम, है ना, इस सिंबल के थ्रू आप डिनोट करते ओम, है ना। और पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट होता है, और करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, ठीक है। ओम इज इक्वल टू वोल्ट और एम्पियर, वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर। तो 1 ओम इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर, ठीक है। रेजिस्टेंस को आप आर के थ्रू डिनोट कर रहे हैं तो ऐसा यूनिट आप रेजिस्टेंस इज ओम, है ना, इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। 1 ओम, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर सच दैट when a potential difference of 1 volt is applied to the end, a current of 1 ampere flow through it। क्या होगा है, तो 1 ओम जो रहेगा रेजिस्टेंस वो क्या होगा, जब आप किसी कंडक्टर से 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और उस सर्किट के अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा तो आप उसे क्या बोलेंगे, 1 ओम बोलेंगे। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होगा, जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होगा किसी भी सर्किट में, किसी भी वायर में, किसी भी मेटल के अंदर, जब आप करंट को फ्लो करेंगे तो जो ऑब्स्ट्रक्शन या अपोजिशन प्रोड्यूस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। अब बात हम करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन of a material that measure how strongly it resist the flow of electric current, है ना। तो ये किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होगी जब आप इससे क्या करेंगे, जब उस मटेरियल से आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे तो वो मटेरियल उस करंट का कितना अपोज कर रहा है, कितना रेजिस्ट कर रहा है उसको, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी बोलेंगे। तो रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट मेजर हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वो मटेरियल कितना रेजिस्ट कर रहा है, कितना स्ट्रांगली उस करंट को रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, है ना। इसे हम किसके थ्रू, या इसका जो यूनिट होगा वो होगा ओम मीटर, है ना। अब रेजिस्टिविटी को आप सिंबल के थ्रू डिनोट करते हैं रो, है ना, रो। अब देखिए रो जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, रो इज इक्वल टू होगा आर ए डिवाइडेड बाई एल, है ना। ये फार्मूला कहां से आता है ये भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। चलो यहां पर आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो रहेगा इसका यूनिट होता है ओम, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का होगा मीटर, है ना, मीटर से मीटर कैंसर, तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम मीटर, है ना। हमने यहां पर क्या लिखा, ओम मीटर। इसका रेजिस्टिविटी को आप रो के थ्रू डिनोट करते हैं, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इसे बोला जाता है रो। तो रो के थ्रू डिनोट करेंगे, रो इज इक्वल टू होता है आर ए बाई एल। आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका यूनिट क्या होगा, ओम मीटर होगा। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन लेंथ, है ना। जब आप लेंथ को चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट इट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो ये एरिया से भी अफेक्टेड नहीं होगी और लेंथ से भी अफेक्टेड नहीं होगी, बट टेम्परेचर से अफेक्टेड होगी। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड एलॉय इज 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -6, है ना। तो जो भी मेटल्स रहेगी या एलॉय रहेगी उनकी रेजिस्टिविटी का जो रेंज रहेगा वो 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 होगा। रेंजेस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज 10 की पावर +12 टू 10 की पावर 17 ओम मीटर। मतलब जो इंसुलेटर्स रहेंगे इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, वेरी हाई होगी, क्योंकि यहां पर क्या है 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 17, ठीक है। रेजिस्टर्स इन सीरीज, है ना। अब रेजिस्टर्स इन सीरीज की हम बात करें तो जब भी आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे रेजिस्टर्स को तो क्या होगा, यहां पर याद रखें आपकी, जब भी आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो आई जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, आई सेम रहेगा, बट वी जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिफर रहेगा, है ना।
V जो रहेगा पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा बट करंट सेम रहेगा सीरीज में, और पैरेलल में जब हम अटैच करेंगे तो पोटेंशियल सेम होगा और करंट डिफरेंट होगा। ये चीज आपको याद रखना। When two or more resistors are connected end to end, है ना, इसे हम बोलते हैं सीरीज, to each other, they are said to be connected in series. In series combination current flowing in same, है ना, करंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, through each resistor the potential difference across each resistor is different। मतलब यहां पर जब भी आप सीरीज में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे तो यहां पर करंट सेम रहेगा बट पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला देख लेते हैं हम इसका। Consider current I is flowing through the circuit. The potential difference across resistors R1, R2, R3, V1, V2, V3 respectively. Let the total potential difference be V, as equivalent resistance be RS. On applying Ohm's law, है ना, Ohm's law क्या बताता है हमें, V is equal to IR, है ना, अभी हम आगे देखेंगे। तो V is equal to क्या होता है, IR, है ना। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3 होगा। नो, V इज इक्वल टू V1, V2 और V3, है ना, V इज इक्वल टू V1, V2 और V3, तो V इज इक्वल टू क्या है, IR1, है ना, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3, है ना। यहां से हमें पता है कि जब आप क्या ले लेंगे, I को कॉमन लेंगे, है ना, यहां पर हम कर सकते हैं इसे, तो V इज इक्वल टू क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। आप V को क्या लिख सकते हैं यहां पर, I RS इज इक्वल टू IR1 IR2 प्लस IR3। ठीक है, तो I RS इज इक्वल टू I हमने कॉमन लिया यहां से, तो क्या बच रहा, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो RS इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन इन रेजिस्टेंस, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब भी आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, आप एक चीज ये याद रखिए कि करंट सेम होगा बट पोटेंशियल डिफरेंट होगा। ठीक है, अब है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में P सेम रहेगा, P मतलब क्या होगा, पोटेंशियल, है ना, तो यहां पर V जो रहेगा वो सेम रहेगा और I जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, when two or more resistors are connected together between two points then they are said to be connected in parallel। यहां पर आपको दिख रहा है R1, R2 और R3, ये तीनों जो है वो पैरेलली कनेक्ट है। The potential difference is same across each resistor, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। The current flowing through each resistor is different, तो यहां पर करंट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ये हमें पता होना चाहिए। अगला है कंसीडर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर बी V, the current flowing through resistor R1, R2, R3, P, current I1, I2 and I3 respectively. Let the total current flowing through the circuit be equivalent resistance RP. By Ohm's law, I is equal to V by RP. I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2, I3 is equal to V by R3. Now, I is equal to I1 plus I2 plus I3. I is equal to V by R, ठीक है, V by RP। I1 इज इक्वल टू V by R1, I2 इज इक्वल टू V by R2 और I3 इज इक्वल टू V by R3। यहां से भी V कॉमन लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 1 by RP इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। ये जो रहेगा हमारे पास पैरेलली जब आप रेजिस्टेंस को अटैच करेंगे तो इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। Advantages of parallel combination over series combination। In series combination current remains same, है ना, करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा थ्रू आउट द सर्किट, while in parallel combination current is different, है ना, पैरेलल में करंट डिफरेंट रहेगा through each device and different components require different currents to operate properly। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड्स जो रहेंगे, कंपोनेंट्स रहेंगे, उनको ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट करंट रिक्वायर्ड होगा। इफ वन डिवाइस फेल इन सीरीज, है ना, यदि सीरीज में क्या होगा, एक डिवाइस फेल हो जाएगा, कोई भी डिवाइस जब फेल होगा तो करंट आगे सप्लाई नहीं हो पाएगा। फेल इन सीरीज सर्किट देन नन ऑफ द डिवाइसेस वर्क्स व्हाइल
इट विल नॉट हैपन इन पैरेलल सर्किट, है ना। पैरेलल में ये नहीं होगा, क्योंकि देखो सीरीज में क्या होगा, जब आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो सीरीज में करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता है। यदि ये वाला डिवाइस फॉल्ट होता है या खराब हो जाता है तो करंट आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, और पैरेलल में ऐसा नहीं होगा, है ना। यदि ये वाला डिवाइस खराब होगा तो भी आपके पास करंट इस पाथ के थ्रू भी जा सकता है और इस पाथ के थ्रू भी जा सकता है, ठीक है। आपके घरों का जो कनेक्शन होते हैं ये कैसे होते हैं, पैरेलली होते हैं, ठीक है। द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड व्हाइल द टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट या सीरीज सर्किट इज इंक्रीजेस, है ना। जब आप क्या कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं तो 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो डिक्रीज होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा जब आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब हम जान लेते हैं ओम्स लॉ के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, है ना। जॉर्ज सीमेन ओम स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इन्होंने एक रिलेशनशिप डिराइव किया था, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन्होंने क्या किया था, एक रिलेशनशिप दिया था करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अक्रॉस इट एंड्स ड्यू टू विच करंट फ्लो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर यदि कांस्टेंट रखे, द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। मतलब यहां पर क्या होगा, किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट भी उतना ही ज्यादा होगा, है ना। करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। जितना करंट पास हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। यहां पर आप बोल सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, V is equal to potential and I is equal to होगा करंट। V is directly proportional to I, V is equal to RI, है ना। where R is equal to constant, है ना। इसे आप क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। V is equal to RI, आप यहां पर लिख सकते हैं कि R is equal to क्या होगा, V by I, ठीक है। R is equal to V by I, ठीक है। R इज अ कांस्टेंट, तो यहां पर V और I का रेशो भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। जब आप V और I के बीच में ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी, है ना। इधर क्या इंक्रीज हो रहा है, V, और इधर I इंक्रीज हो रहा है। तो जब आप इन दोनों के बीच ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी, है ना, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR, वेयर I इज इक्वल टू करंट, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस और V इज इक्वल टू पोटेंशियल, ठीक है। चलो, फैक्टर विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, है ना। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिस पर जो रेजिस्टेंस रहेगा वो डिपेंड करेगा। सबसे पहला, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्मली मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, है ना। आप यहां पर बोल सकते हैं क्या, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। रेजिस्टेंस जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और रेजिस्टेंस जो रहेगा वो एरिया के क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस जो रहेगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। आप जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, और ये मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। जितनी भी नॉन मेटल्स होती है ना, जैसे प्लास्टिक होगा, ग्लास होगा, इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। तो आप बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स रहेगी उनका रेजिस्टेंस हाई होगा, जबकि मेटल का रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर जाती है। तो ये फैक्टर्स जो रहेंगे वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, resistance is inversely proportional to area, resistance is directly proportional to temperature and depend on the nature of material of the conductor। तो resistance इन चार फैक्टर्स पर मेनली डिपेंड करता है, ठीक है। अब द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब भी आप क्या करेंगे, किसी हाई रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, है ना, कोई भी हाई रेजिस्टेंस वायर हो सकता है, उससे जब आप क्या करेंगे, करंट को फ्लो करेगा तो वो क्या हो जाएगा, हीटिंग प्रोड्यूस करेगा। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जिस पर जो कि आपका बल्ब होता है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। तो जब आप इससे इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ग्लो करेगा, है ना। इससे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है।
है ना, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ हाई रेजिस्टेंस वायर, है ना, तो ये हाई रेजिस्टेंस वायर से जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, द कंडक्टर बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम, है ना, तो वो कंडक्टर क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद हॉट हो जाएगा, एंड प्रोड्यूस अ हीट, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एग्जांपल, अ बल्ब बिकम हॉट आफ्टर इट so use for some time, this is because of heating effect of electric करंट, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर से जब करंट को फ्लो कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिस पर बेस्ड होते हैं आपकी आयरन होती है, आयरन के बाद आपके पास गीजर होगा, है ना, ये सभी जो रहेंगे वो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं। अभी हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी जानेंगे। देखो W इज इक्वल टू वी क्यू, है ना, ये फॉर्मूला किस तरीके से आता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला किस तरीके से आएगा, देखो, वी नो दैट V इज इक्वल टू होगा W बाई क्यू, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। तो आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू, ठीक है। वी नो दैट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, तो यहां पर आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है। अब H इज इक्वल टू हमने यहां पर क्या लिखा, वी आई टी, है ना, H इज इक्वल टू क्या होगा, देखो, हीट इज द टाइप ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज द, है ना, हीट क्या है, ये हीट जो है ये एनर्जी है ना, हीट एनर्जी है, और हीट इज द टाइप ऑफ वर्क डन, हीट किसके इक्वल होगा, वर्क डन के, और आप वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन को लिख सकते हैं आप V इंटू क्यू, ठीक है ना, यहां पर आपको दिख रहा होगा, तो H इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हमें पता है कि Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, तो H इज इक्वल टू V इंटू क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी, ठीक है। वी नो दैट V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू होता है आई आर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो H इज इक्वल टू क्या होगा, V को आप लिख सकते हो आई आर इंटू आई इंटू टी, ठीक है, तो ये होगा क्या, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा, इस फॉर्मूले के थ्रू आप कैलकुलेशन कर पाएंगे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट इन डेली लाइफ, है ना, आपकी डेली लाइफ में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के क्या क्या यूज है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, इलेक्ट्रिक आयरन भी आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है। इलेक्ट्रिक केटल, है ना, इलेक्ट्रिक केटल्स होता है जिसमें अपन जो पानी को गर्म करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक केटल्स होगा, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स होगा, है ना, ब्रेड या टोस्ट बनाते हैं वो मशीन्स भी क्या होगी, इसी पर बेस्ड होगी। इलेक्ट्रिक ओवन होगा, माइक्रोवेव, रूम हीटर्स एंड गीजर्स, ये सभी किस पर बेस्ड होंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर टंगस्टन का क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, इसमें हम आर्गन गैस को फिल करते हैं, ये भी किस पर बेस्ड होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में हम अभी और भी देखेंगे, पर जो इलेक्ट्रिक फ्यूज रहेगा वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होगा। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन अ लॉन्ड्री आयरन, है ना, तो आयरन में भी इसी का यूज होगा, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा, जूल होगा, है ना, जूल। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर, है ना, इसकी जो यूनिट रहेगी ये दो यूनिट रहेगी, ऐसा यूनिट रहेगी जूल, और क्योंकि वर्क डन की यूनिट होगी, चाहे आप हीट की यूनिट ले लो चाहे वर्क डन की यूनिट, दोनों की एक ही होगी, क्योंकि हीट इज द टाइप ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज द टाइप ऑफ वर्क। तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू जूल होगी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू किलोवाट आवर होगी, है ना, तो ये दोनों यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। ये आयरन है और ये हमारे पास है फ्यूज, ये दोनों ही किस पर बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होते हैं, है ना, बल्ब भी होता है। अब हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, है ना। तो क्या होगा, करंट जब क्या करेगा, करंट जो वर्क डन कर रहा है इन पर यूनिट टाइम, है ना, पावर इज इक्वल टू क्या होगा,
पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, P इज इक्वल टू W बाई टी, है ना। पावर का यूनिट क्या होगा, पावर का यूनिट होगा वाट, है ना। इसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा, वाट होगा। और वर्क डन का क्या होगा, जूल होगा। और टाइम का क्या होगा, सेकेंड होगा। ठीक है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो एक जो सर्किट रहेगा एक पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना। जितना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा उसका पावर उतना ज्यादा होगा, है ना। P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, और P इज इक्वल टू वी क्यू टी, है ना। वी क्यू टी क्यों बोल सकते हैं अपन, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होगा, W बाई क्यू, और W इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू। तो आप इस W की जगह क्या पुट कर सकते हैं, V इंटू क्यू बाई टी। P इज इक्वल टू वी आई, है ना। Q बाई टी को आप I भी लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, है ना। करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये फॉर्मूले के थ्रू भी आप पावर को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। यूनिट ऑफ पावर वाट होगी। 1 वाट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन अप्लायंसेस इज सेड टू बी 1 watt if 1 ampere of current flow through it and the potential difference across its end is 1 volt, है ना। कितना वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है। तो ये होगा हमारे पास पावर, है ना। पावर जो रहेगा, उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होगा, है ना। ये क्या होगा, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा इसका, है ना। कैसा रहेगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो जब भी आपके सर्किट के अंदर ज्यादा वोल्टेज आएगा या ज्यादा करंट आएगा तो ये क्या होगा, मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के बाद ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा जिससे आपके सर्किट के अंदर जितने भी डिवाइस होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, वो बच जाएंगे। क्योंकि ये मेल्ट होगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट जब ब्रेक होगा तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है। इट इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, है ना। तो शॉर्ट सर्किट के केस में ये आपके जितने भी अप्लायंसेस होंगे उनको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। फ्यूज इज मेड अप ऑफ प्योर टीन और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन, है ना। ये कैसे बना होगा, टीन से भी बना हो सकता है या एलॉय हो सकती है, उससे भी बना हुआ हो सकता है। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज, आपको क्या करना है, फ्यूज को ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट करना है। फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, लो होगा। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर दैट देन दैट ऑफ द अप्लायंसेस, है ना। अप्लायंसेस से थोड़ा सा इसका जो कैपेसिटी रहेगी वो हायर रहेगी। तो ये होता है फ्यूज, जो कि एक सेफ्टी डिवाइस होता है, जो कि आपके जितने भी अप्लायंसेस होंगे उनको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा जब भी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होगी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर।